तो देखिए पहला प्रश्न है कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है। ए ऑप्शन सर सैयद अहमद खां, बी राकेश चंद्र बनर्जी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी दादा भाई नौरोजी। आंसर डी राइट होगा इसमें, दादा भाई नौरोजी। देखिए दादा भाई नौरोजी डोडी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सह संस्थापक, भारतीय अर्थशास्त्र के भी जनक रहे हैं दादा भाई नौरोजी। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। समाजवादी शब्द को उद्देशिका में जोड़ा गया था। 52वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें आप प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक नदी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। ए ऑप्शन है गंगा नदी, बी ऑप्शन यमुना नदी, सी ऑप्शन राम गंगा नदी, डी ऑप्शन झेलम नदी। तो इसमें राइट आंसर होगा डी, झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी का ये चित्र आप देख पा रहे हैं। झेलम नदी, जिसका मूल वैदिक संस्कृत नाम था बितिस्ता नदी, इसे बितिस्ता नाम के से भी जो है जाना जाता है। और ये कश्मीर तथा वैस्त नंद उत्तरी भारतीय महाद्वीप में बहने वाली एक नदी है। यह भारत के जम्मू और कश्मीर प्रदेश, पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के खैबर पंजाब प्रांतों में बहती है। झेलम सिंधु की एक प्रमुख उपनदी है और उन 5 नदियों में से एक है जिनके कारण पंजाब 5 अब या 5 पानी के नाम से पड़ा है। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से किस वर्ष चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। 317 ईसा पूर्व, 315 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, 305 ईसा पूर्व। देखिए सेल्यूकस मौर्य जो युद्ध हुआ था वो 305 ईसा पूर्व से 303 ईसा पूर्व तक चला और इसकी जो शुरुआत हुई है वह सेल्यूसिड साम्राज्य के सेल्यूकस निकेटर प्रथम ने मैसेडोनियन साम्राज्य के भारतीय क्षत्रप राज्यों को वापस लेने की कोशिश की थी, जिस युद्ध में मौर्य साम्राज्य के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य विजय हुए थे। प्रश्न संख्या 5, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। ए ऑप्शन है 1900 ईसा पूर्व, बी ऑप्शन 1901 में, सी है 1902, डी ऑप्शन 1905 में। आंसर आपका डी सही होगा, 1905 में। देखिए इंडियन होम रूल सोसाइटी यानी कि IHRS की स्थापना 18 फरवरी 1905 को हुई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने की थी और ये संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति का विरोध करने के लिए बनाया गया था। इसका मकसद था कि भारत में शासन को सुनिश्चित करना और भारतीय हितों को बढ़ावा देना था। ठीक है। प्रश्न संख्या 6, पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक निम्न में से कौन है। देखिए इंडिया विंस फ्रीडम ये पुस्तक लिखी गई है AK आजाद के द्वारा। इनका पूरा नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, ये किताब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास और मौलाना आजाद के व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है। इस किताब में भारत के स्वतंत्र होने पर उनके अनुभव और स्वतंत्रता और आज़ादी पर उनके विचार शामिल हैं। ये किताब ऐतिहासिक जानकारी का एक अहम स्रोत है और ये स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के राजनीतिक परिदृश्य की भी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। प्रश्न संख्या 7, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से रोग हो जाता है। बेरी रोग, झींगा रोग, सूखा रोग या रक्त अल्पत्ता। तो ए ऑप्शन राइट होगा। देखिए बेरी रोग है क्या। देखिए विटामिन B1 की कमी से होने वाला बेरी रोग एक कुपोषण जन्य रोग है। इसे पैलिन्यूरेटिस या एंडेमिका हाइपोट्राइटिस एस्थेमेटिक्स या काके बैरियर्स इन नामों से भी जाना जाता है। बेरी का अर्थ होता है चल नहीं सकता। संसार के जिन क्षेत्रों में चावल मुख्य आहार है उनमें ये रोग विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। ठीक है। 8वां प्रश्न देखेंगे, चिनार वन्यजीव विहार अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, केरल में, सिक्किम में, तमिलनाडु में।
तो चिनार बंजीप विहार ये आपका अवस्थित है केरल राज्य में। देखिए चिनार बंजीप अभ्यारण्य केरल के एक जिला पड़ता है इडुक्की, ठीक है, वहां पर है ये। और ये देवीकुलम तालुका में स्थित है। ये केरल के 12 अभ्यारण्यों में से एक है। ये अभ्यारण्य भारत में ग्रेट ग्रिजल्ड गिलहरी का एक आवास क्षेत्र है। जैसा कि ये देख पा रहे हैं, ये ग्रेट ग्रिजल्ड गिलहरी है और ये भारत के लिए ग्रेट ग्रिजल्ड गिलहरी का ये दूसरा आश्रय स्थल है। ये अभ्यारण्य कई खासियतों के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। चिनार बंजीप विहार। नवा प्रश्न है, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो ओजोन परत संरक्षण दिवस आपको पता ही है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को पूरी दुनिया में विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। जीवन के लिए ऑक्सीजन से ज्यादा जरूरी ओजोन है। मुख्यतः इस दिवस का आयोजन करने की जो वजह है वो है ओजोन परत के बारे में लोगों को अवेयर करना, ठीक है, जागरूक करना और इसे बचाने के समाधान और ध्यान एकत्रित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ओजोन क्या है? देखिए एक ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना हुआ एक प्रकार की एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। या कह सकते हैं कि समुद्र तट से 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी क्षमता अधिक होती है। ये तीखे गंधे वाली विषैली गैसों का एक मिश्रण होता है जिसका आईपी नाम यानी कि ट्रिक्सॉन है और इसका घनत्व 2.14 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन परजीना पादप है? बकवीट, मैक्रोनी व्हीट, गोल्डन राइस या ट्रेटिगिल? तो देखिए गोल्डन राइस आपने देखा होगा, हम लोग जो यूज करते हैं वो सफेद राइस यानी कि व्हाइट राइस यूज करते हैं। और यहाँ पर गोल्डन राइस की बात करेंगे। गोल्डन राइस क्या क्या फायदा देता है? तो गोल्डन राइस चावल की एक किस्म है जिसे आनुवांशिक इंजीनियरिंग के जरिए बनाया जाता है। इसमें बीटा कैरोटीन होता है जो विटामिन ए का अग्रदूत होता है। बीटा कैरोटीन की वजह से गोल्डन राइस का रंग सुनहरा हो जाता है। गोल्डन राइस को विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए बनाया गया है और ये विटामिन ए की कमी से लड़ने में मदद करता है जो बच्चों को अंधापन का प्रमुख कारण है, ठीक है। तो विटामिन ए। 11वां प्रश्न है, किस देश के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसलिंग के नाम से जाना जाता है? जापान, थाईलैंड, चीन, बेल्जियम? तो आंसर सही होगा इसमें चीन। देखिए प्रिंसलिंग है क्या? तो ये चीन में एक प्रथा है और ये प्रथा क्या है, जिसे पार्टी के क्रॉन या प्रिंसेस के रूप में भी जाना जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के लोग हैं इनमें क्या होता है, इसमें भाई भतीजावाद चलता है। जैसे कह सकते हैं कि एक परिवार से कोई भी व्यक्ति किसी बड़े पद पे जाता है तो उसके परिवार से ही नीचे या अन्य पद पे धीरे धीरे आते रहते हैं, ठीक है। बाकी ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी है, ठीक है। 12वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि क्या है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या 8 वर्ष? प्रश्न संख्या 12 में आपका डी ऑप्शन राइट होगा, 8 वर्ष। देखिए वर्तमान में अगर बात करें उत्तर प्रदेश के जो लोकायुक्त हैं वह है न्यायमूर्ति संजय मिश्रा जी, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त हैं और उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का पद जो है 1975 में बना था। उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त न्यायमूर्ति अगर बात करें तो दिसंबर दयाल थे। उन्होंने 14 सितंबर 1970 से 13 सितंबर 1982 तक लोकायुक्त के रूप में काम किया था। प्रश्न संख्या 13, उत्तरी गोलार्ध वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून, 21 मई, 22 दिसंबर या 25 दिसंबर? तो प्रश्न संख्या 13 में आपका डी ऑप्शन राइट होगा, 21 जून। देखिए ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध के बारे में पढ़ लेते। देखिए पृथ्वी का एक वह भाग होता है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में है, ठीक है। अन्य सौरमंडल के ग्रहों के उत्तर दिशा में पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव के स्तर समतल में लिया जाता है। पृथ्वी की अक्षीय झुकाव की वजह से उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, ठीक है, दक्षिणायन 22 दिसंबर के आसपास, वसंत विस्पत लगभग 23 मार्च तक चलती है और ग्रीष्म ऋतु उत्तरायण 21 जून से शारद विस्पत लगभग 23 सितंबर तक चलता है। उत्तरी गोलार्ध का उत्तरी छोर
पूरी तरह ठोस नहीं है। यह समुद्र के बीच जगह जगह विशाल हिमखंड मिलते हैं। वहीं दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध भी देखिए क्या है, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेघना, पद्मा, भागीरथी, महागंगा। तो 14 में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पद्मा। देखिए पद्मा नदी बांग्लादेश के बहने वाली एक प्रमुख नदी है और ये गंगा नदी की प्रमुख धारा है और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसका नाम पद्मा हो जाता है। ठीक है, ये चीज आपने पढ़ी है। अब पद्मा नदी के बारे में कुछ और भी यहाँ पर फैक्ट दिए गए हैं। देखिए जैसे पद्मा नदी भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 90 मील यानी कि 145 किलोमीटर तक पश्चिमी सीमा बनाती है। फिर है नवाबगंज के पास भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करने वाली पद्मा नदी जमुना नदी से मिलती है। फिर पद्मा नदी बंगाल की खाड़ी के पास मेघना नदी से मिलकर विलीन हो जाती है। पद्मा नदी पर हजारों लोग परिवहन और कृषि सिंचाई के लिए निर्भर है। पद्मा नदी पर बना पद्मा बहुउद्देशीय पुल, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, बहुत ही लंबा पुल है और इतिहास में सबसे चुनौतीपूर्ण निर्माण परियोजना माना जाता है। पद्मा नदी पर बना पुल ऊपरी स्तर पर 4 लेन का राजमार्ग है, निचले स्तर पर एकल ट्रैक रेलवे है। बांग्लादेश की 3 प्रमुख नदियां में से पद्मा सबसे तेज या बड़ी है। ठीक है, ये इसके बारे में जानकारी थी। 15वां प्रश्न है, कपास का प्रमुख घटक निम्न में से कौन सा है? प्रोटीन, बसी अम्ल, सेलुलोज या ग्लिसरीन? तो इसका राइट आंसर सी होगा। देखिए सेलुलोज। सेलुलोज के बारे में यहाँ पर दिया गया है। देखिए ये है सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज है क्या? सेलुलोज एक कार्बनिक यौगिक है जो पौधों की कोशिका भित्तियों का प्रमुख एक घटक होता है। ठीक है, जैसा कि आप इस प्लांट्स को देख पा रहे हैं, प्लांट से सेल बना, सेल से बेल सेल और ये फिर इस तरीके से कह सकते हैं रेशम तैयार हो जाता है। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का निम्न में से सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? गिलोरी, लिली, सूर्यमुखी, रैफलेशिया या कमल? प्रश्न संख्या 16। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रैफलेशिया। देखिए अंग्रेजी में इसे रैफलेशिया या बदबूदार या लास लिली के नाम से भी जाना जाता है। इसे इंडोनेशिया में लास फूल या बुंगा बेकई के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा नाम जो आमतौर पर ऐसे परिवार के टाइटन अरुम यानी कि एमोफोरलेसिस टाइटेनम को संदर्भित करता है। प्रकार की प्रजाति अर्नोल्डी को राक्षस फूल भी कहा जाता है। तो इसके बहुत सारे नाम है, याद रख लेंगे। ठीक है, ये सभी पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न संख्या 17। तमिलनाडु का पक्षी विहार अवस्थित है? किरिकिली में, कालकाडु में, कुंताकुलम में या मुडम्मलाई में? देखिए तमिलनाडु का जो पक्षी विहार अवस्थित है ये आपका किरिकिली में है। अब किरिकिली अभ्यारण्य आपके भारत के तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। ठीक है, इसके बारे में पूरी जानकारी है, पढ़ लेंगे बढ़िया से। 18वां प्रश्न, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किस सन में किया था? 1519 में, 1689 में, 1869 में या 1986 में? तो देखिए बाबर ने भारत पर जो पहला आक्रमण किया था वह किया था 1519 में। बाबर ने अपना पहला आक्रमण 1519 में किया था। इस आक्रमण में बाबर ने 2000 घुड़सवारों के साथ बाजौर पर हमला किया था और उस पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद बाबर ने पंजाब में झेलम नदी पर भेरा पर भी कब्जा किया था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया है। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारत पर 5 बार आक्रमण करने वाला कौन सा ऐसा शासक था? तो वह है बाबर। ठीक है, 19वां प्रश्न है, हरेक वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो सही आंसर आपको पता है, बिंबिसार। बिंबिसार हरेक वंश का संस्थापक था और 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक इसका शासन रहा है। बिंबिसार को हरेक वंश का सबसे महान राजा माना जाता था।
उन्होंने इस वंश के विस्तार में अहम भूमिका निभाई थी। बिंबिसार को सेनिया के नाम से भी जाना जाता था। वे पहले भारतीय राजा थे जिनके पास एक नियमित और स्थायी सेना थी। ठीक है, बिंबिसार के बारे में बहुत ही बढ़िया डिटेल है, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 20 है मैगस्थनीज, जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के निवासी थे? पुर्तगाल, ग्रीस, मिस्र या तुर्की? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका बी होगा, ग्रीस, जो कि यूनान में पड़ता है। मैगस्थनीज यूनान यानी कि ग्रीस के एक राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इन्होंने यूनानी सामंत सेल्यूकस भारत में फिर राज्य विस्तार की इच्छा से 305 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था, किंतु उसे संधि करने पर विवश होना पड़ा। संधि के अनुसार मैगस्थनीज नाम का राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए आजाद हिंद फौज का गठन ये हुआ था आपका वर्ष 1942 में। देखिए आजाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन 21 अक्टूबर 1943 को हुआ था। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा इसमें, 21 अक्टूबर 1943। और इसकी जो स्थापना हुई है किसने करी थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो याद रखेंगे, बाकी इसके बारे में आगे भी देखते हैं। यहाँ पर है आजाद हिंद फौज के बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे इसकी स्थापना का जो विचार था सबसे पहले रास बिहारी बोस ने दिया था। आजाद हिंद फौज के बारे में देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आजादी के लिए एक सैन्य अभियान का लक्ष्य भी रखा था। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। आजाद हिंद फौज गांधी जी, आजाद और नेहरू नाम के 3 फाइटिंग ब्रिगेड थी। ठीक है, लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में रानी झांसी ब्रिगेड एक महिला बल थी और इस फौज को जापान का एक काफी सहयोग मिला था। आजाद हिंद फौज में देश के बाहर रहने वाले लोग भी शामिल हुआ करते थे और आजाद हिंद फौज को भारतीय राष्ट्रीय बल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आजाद हिंद फौज के बारे में सारे पॉइंट है। 22वां प्रश्न है भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण किस आंदोलन में हुआ था? दांडी मार्च, असहयोग, चंपारण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा 22 में, सी ऑप्शन। ठीक है, चंपारण। महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में 1917 को एक आंदोलन हुआ था। इसे चंपारण या सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया ये पहला सत्याग्रह था। 23वां प्रश्न है निम्न में से किस पुस्तक से वंदे मातरम उद्गृत है? कामायनी, कादम्बरी, आनंद मठ या चंद्रगुप्त? तो देखिए आनंद मठ एक बंगला भाषा का उपन्यास है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की है और कब की थी? 1882 में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हुआ आपका? आनंद मठ। 24वां प्रश्न, चूहों को मारने की दवा निम्न में से कौन सी है? सोडियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, जिंक फास्फेट, जिंक कार्बोनेट? 24 में आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है, जिंक फास्फेट। देखिए जिंक फास्फेट एक अकार्बनिक रसायन होता है, अकार्बनिक रासायनिक का एक यौगिक होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है ZN3 और इसे जिंक ऑर्थोफॉस्फेट यानी कि ट्राइजिंक फास्फेट या ट्राइजिक डिफोफॉस्फेट के नाम से भी जाना जाता है। ये सफेद पाउडर होता है। इसका इस्तेमाल धातु की सतह पर साधारण प्रतिरोधी कीटिंग के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के हिस्से के तौर पर भी प्राइमर पिगमेंट के रूप में किया जाता है। 25वां प्रश्न है किसकी परत वायुमंडल में होने से ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम? तो प्रश्न संख्या 25 में आपका ए ऑप्शन राइट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। जैसा कि पेड़ की पत्ती से CO2 पेड़ की पत्ती लेती है और पेड़ की पत्ती क्या छोड़ती है? O2। ठीक है, ऑक्सीजन। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखिए कि एक रंगीन, गंधहीन और गैर ज्वलनशील गैस है। ये पृथ्वी के वायुमंडल में चौथी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। बाकी पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी गैस है ये। कार्बन चक्र के लिए अहम हिस्सा भी है इसका।
ये ग्रीन हाउस गैस के रूप में भी जानी जाती है। पानी में घुलनशील होती है भाई CO2, ठीक है। ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ कहलाती है। भोजन को जमाने, रासायनिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और आग बुझाने में इस्तेमाल होती है CO2। समुद्र में अम्लीकरण का कारण भी बनती है CO2। औद्योगिक क्रांति के बाद मानव जनित उत्सर्जन से वातावरण में तेजी से बढ़ रही है। हवा से भारी होती है और हवा के विस्थापन से दम घुट सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, गर्मी या आग के लंबे समय तक संपर्क में रहने पर भी, ठीक है। तो ये सभी CO2 के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो प्रश्न संख्या 26 है कि भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमापन करने वाला अभिकरण कौन सा है? योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, CSO या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सी ऑप्शन राइट होगा, CSO। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, भारत में सांख्यिकी जो गतिविधियां होती हैं उनके साथ ये समन्वय स्थापित करती है और सांख्यिकी मानकों के विकास में इनका अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी एक संगठन है। इसके संग एक सुव्यवस्थित ग्राफिकल इकाई भी सहायक है और इस संगठन का जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में स्थित है। तो ये सारे पॉइंट्स इसी के हैं। फ्रेंड्स, आप बाद में लाइक नहीं करते, प्लीज पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं कि भारत में कृषि योग्य सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तालाब है, नदियां हैं, नहरें हैं या कुएं हैं? आंसर सही होगा नहरें। देखिए, नहरों की बात करें तो इसमें इंदिरा गांधी नहर जो है वह 649 किलोमीटर लंबी है और इसमें राजस्थान फीडर नहर, राजस्थान मुख्य नहर भी शामिल है। पंजाब और हरियाणा में 167 किलोमीटर, राजस्थान में 492 किलोमीटर। ये उत्तर पश्चिम भारत की एक विशाल नहर है जो सतलुज नदी पर हरी के बांध से राजस्थान के थार रेगिस्तान तक जल ले जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 28। निम्न में से नागरिक समता का क्या अर्थ है? कानून की समझ समानता, अवसर की समानता, धन का समान वितरण या राज्य के मामलों में भागीदारी का समान अधिकार। तो प्रश्न संख्या 28 में आपका राइट आंसर डी होगा, अवसर की समानता। देखिए, अवसर की समानता का मतलब क्या होता है कि सभी लोगों को उम्र, जाति, धर्म और लिंग जैसे भेदभाव के बिना शिक्षा, रोजगार या आवास जैसे संसाधनों तक पहुंचने के समान अवसर और क्षमता मिलनी चाहिए। ये एक राजनैतिक नारा है, एकेडमिक और राजनैतिक बहस का एक विषय भी रहा है। प्रश्न संख्या 29। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे बोलते हैं SEBI, ठीक है, SEBI, कह रहे हैं इसकी स्थापना किस सन में हुई थी? तो देखिए, इसकी जो स्थापना है वह हुई थी आपकी 1992 में, ठीक है, 12 अप्रैल 1988 में, ठीक है। ये सी ऑप्शन होगा इसमें। इसकी जो स्थापना हुई है वो वर्ष 1988 में हुई है। बात करेंगे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की, तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई है तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत एक वैधानिक और मान्यता इसकी 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई है, ठीक है। तो दोनों चीजें यहाँ पर आपकी क्लियर हो जाती हैं। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 12 अप्रैल 1988 को हुई है और वैधानिक मान्यता की अगर बात करें तो 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 30। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में क्या समानता है? तो देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इनमें जो समानता आपके सामने है, ये दोनों धर्मों ने जाति प्रथा का विरोध किया है, पहला पॉइंट। दूसरा है, दोनों धर्मों ने पुनर्जन्म का सिद्धांत माना है और दोनों धर्मों ने सत्य अहिंसा का प्रचार किया है। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में समानता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 31। उत्तर वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? रुद्र, प्रजापति, विष्णु या पूषण? आंसर भी सही होगा, प्रजापति।
देखिए उत्तर वैदिक काल में आपको पता ही है 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति जो है वो महत्वपूर्ण देवता थे। प्रजापति को ही ब्रह्मांड का निर्माता माना जाता है और उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र शिव के रूप में भी माना जाता है। ऋग वैदिक काल के दो प्रमुख देवताओं इंद्र और अग्नि ने अपना महत्व खो दिया था और प्रजापति सर्वोच्च बन गए थे। ठीक है, ये जानकारी है। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो वह है आपकी सीएनजी, मतलब संपीड़ित प्राकृतिक गैस। देखिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी गैस रूप से लगभग 80% से 90% मीथेन युक्त हाइड्रोकार्बन के एक मिश्रण में कम ऊर्जा घनत्व होता है, क्योंकि इसे 200 से 250 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के दबाव पर संपीड़ित किया जाता है। ये गैस एक सिलेंडर में स्टोर करने के लिए वाहनों में सक्षम बनाता है और इस प्रकार इसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं लांटे लगा हुआ। 33वां प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। राज्यसभा में होने वाली सभा की अध्यक्षता निम्न में से कौन करता है? तो आंसर आपका सही होगा उपराष्ट्रपति। देखिए वर्तमान अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। इन्होंने पद ग्रहण किया है 12 अगस्त 2024 को और ये इस समय 2024 में वर्तमान उपराष्ट्रपति है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र निम्न में से कौन सा है? टीचियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कॉर्डियोग्राफ या बैरोग्राफ? तो प्रश्न संख्या 34, आंसर आपका सही होगा सिस्मोग्राफ। देखिए भूकंप की तीव्रता मापने के लिए यहाँ पर ये सिस्मोग्राफ या रिएक्टर स्केल के नाम से भी इसको जाना जाता है और इसे अमेरिका वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्टर ने 1935 में विकसित किया था। रिएक्टर स्केल का इस्तेमाल आमतौर पर छोटे से मध्यम आकार के भूकंपों की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार यानी कि मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान द्वीप या पश्चिम बंगाल? प्रश्न संख्या 35 में आपका बी ऑप्शन राइट होगा, तमिलनाडु में। देखिए मन्नार की खाड़ी में समुद्र का एक क्या है राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक संरक्षित क्षेत्र है, जिसमें हिंद महासागर की मन्नार खाड़ी में छोटे द्वीप, आइलैंड्स और आसन्न प्रवाल भित्तियां शामिल है। ये भारत के तमिलनाडु के पूर्वी तट से 1 से 10 किलोमीटर की थूथुक्कुडी यानी कि तूतीकोरिन और धनुकोडी के बीच 160 किलोमीटर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, 36वां प्रश्न। महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। सेवाग्राम से, डांडी से, साबरमती से या बरदा से? तो आंसर आपको पता ही है साबरमती से। देखिए ये आप सामने देख रहे हैं, ये साबरमती आश्रम है। ठीक है, साबरमती आश्रम भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में है और ये प्रशासनिक केंद्र अहमदाबाद के समीप साबरमती के नदी के किनारे भी बसा हुआ है। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना सन 1915 में अहमदाबाद के कोरब नामक स्थान पर महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। 37वां प्रश्न है, हिमालय का विस्तार अराकान ओमा कहां पर स्थित है? बलूचिस्तान में, म्यांमार में, नेपाल में, कश्मीर में? प्रश्न संख्या 37, तो आंसर आपका राइट होगा बी। ठीक है, म्यांमार में। देखिए अराकोना ओमा जैसे अराकान पर्वतमाला और रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं। पश्चिम बर्मा की एक पर्वतमाला भी है जिसे देश का भारत से सीमा निर्धारित करती है और ये रखाइन राज्य के तट और इरावदी नदी के जल संबर द्रोणी के बीच में स्थित है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका ये अराकोना ये। ठीक है, 38वां प्रश्न, अशोक का अपने शिलालेखों में किस नाम का उल्लेख हुआ है? चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति या प्रियदर्शी? तो आंसर इसका सही होगा प्रियदर्शी। देखिए प्रियदर्शी का अर्थ क्या होता है, जिसे प्रियदर्शी या प्रियदर्शी भी कहा जाता है। ब्राह्मणी, प्रियदर्शी, इंपीरियल आरामी, रोम नाकिरक या प्राइदर्शी, ये सभी इसके क्या है उपनाम है। प्राचीन भारत के एक शासक का नाम था। क्षमता अशोक महान, वस्तुतः एक
सम्मान सूचक उपाधि जिसका अर्थ है वह जो दूसरों के साथ दयालुता से पेश आता है या मानवीय, ठीक है। वह जो सौंदर्य पूर्वक नजर रखता है उसे बोलते हैं प्रियदर्शी, ठीक है। तो इसका वर्णन अशोक ने अपने शिलालेखों में किया है। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है, यूरिया, कैम, अमोनिया या एनपीके। तो आंसर आपका राइट होगा एनपीके, ठीक है। एनपीके का फुल फॉर्म होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये तीनों पोषक तत्व पौधों के लिए जरूरी होते हैं और इनसे मिलकर एनपीके उर्वरक बनता है। एनपीके उर्वरक इन तीनों तत्वों का अलग अलग अनुपात है। प्रश्न संख्या 40 है, भारत में पूर्णतः संगमरमर का बना हुआ प्रथम मुगल स्मारक कौन सा है, ताजमहल, बाबर की कब्र, एतमुद्दौला का मकबरा या शेरशाह की महल। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा एतमुद्दौला का मकबरा। एतमुद्दौला का मकबरा जो है भारत का पहला ऐसा स्मारक है जिसका निर्माण पूरी तरह से संगमरमर से किया गया है। इसका निर्माण 1622 से 1628 के बीच कराया गया था। नूरजहां ने इस मकबरे का निर्माण अपने पिता मिर्जा गियास बेग के लिए करवाया था और ये मकबरा यमुना नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये पूर्णतः संगमरमर का बना हुआ है और प्रथम मुगल स्मारक भी है। प्रश्न संख्या 41, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए यहाँ पर अस्थायी और स्थायी दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। अस्थायी सदस्यों की संख्या होती है 10 और स्थायी सदस्य होते हैं 5, मिलाकर टोटल होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में स्थायी और स्थायी 15, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्तमान में 15 सदस्य होते हैं, ठीक है, जिनमें 5 स्थायी और बाकी 10 अस्थायी, ठीक है। स्थायी सदस्य यहाँ पर ये देश है चीन, फ्रांस, यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, ठीक है। 42वां प्रश्न, निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं। तो भाई ये जो है चट्टाने वो अपसादी चट्टाने होती हैं जिनमें कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपसादी चट्टान का ये ग्राफ फोटो लगा हुआ है। इस प्रकार के अक्षण से उपलब्ध पदार्थ कंकड़, पत्थर, रेत, मिट्टी आदि जल धाराओं, वायु, हिमनदी द्वारा परिवर्तित होकर प्रायः निचले प्रदेशों, सागर, झीलों अथवा नदी की घाटियों में एकत्र हो जाते हैं। कालांतर में संघनित होकर वे स्त्रीभूत हो जाते हैं। इन स्त्रीभूत शैलों में अपसाद शैल, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 43 है, इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान को परिवर्तित कर कहां पर सल्तनत की राजधानी बनाई थी। तो देखिए लाहौर से इन्होंने दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी, ठीक है। इल्तुतमिश के बारे में जानते हैं, ये इल्तुतमिश है। देखिए इल्तुतमिश ने लाहौर की जगह दिल्ली का सल्तनत की राजधानी बनाया। इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में आराम शाह को गद्दी से हटाकर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। इल्तुतमिश को भारत में दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक भी माना जाता है। इल्तुतमिश इल्वरी तुर्क था, ठीक है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था। इल्तुतमिश ने उत्तर भारत में मुस्लिम साम्राज्य को मजबूत और बढ़ाया। इल्तुतमिश ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश ने सोने और चांदी के सिक्के चलाए थे। इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की बैदानी उपाधि हासिल की थी। इल्तुतमिश की जो मृत्यु हुई है ये 1236 ईस्वी में हो गई थी। तो इल्तुतमिश के बारे में बहुत अच्छी डिटेल है, यहाँ पर सारी डिटेल याद कर लीजिएगा। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्षा, तुषारपात और ओलावृष्टि नापने का यंत्र कौन सा है। वर्षा मापी, वायुदाब लेखी, अल्टीमीटर या नेद्रव दाब मापी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा वर्षा मापी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वर्षा मापी यंत्र है जिसे योडोमीटर या प्यूबीमीटर या एम्ब्रोमीटर या हाइड्रोमीटर के रूप में जाना जाता है। ये उपकरण जिसका उपयोग मौसम वैज्ञानिक और जल वैज्ञानिकों के द्वारा पूर्व निर्धारित क्षेत्र में समय की अवधि में तरल वर्षा की मात्रा को इकट्ठा करने और मापने के लिए किया जाता है। 45वां प्रश्न है, प्रसिद्ध फसल त्योहार पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए पोंगल। तो पोंगल जो है आपका तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है और ये प्रति वर्ष 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 46 है, भारत के प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत कहाँ से हुई है। मुंबई, ठाणे, इडुक्की केरल, जयपुर राजस्थान या उपरोक्त सभी।
तो सही आंसर होगा इडुक्की केरल। देखिए भारत में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत जनवरी 2015 में हुई थी। केरल के इडुक्की जिले में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने देश का पहला हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क यानी कि NOFN की शुरुआत की है। इस नेटवर्क के जरिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से देश के 631 जिले और 6,600 प्रखंडों में फैले करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया है। 47वां प्रश्न, पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब हुआ था? तो देखिए यहाँ पर 26 जनवरी 1962, 10 दिसंबर 1982, 15 अगस्त 1982, 16 मार्च 1955। तो 47वां आपका सी ऑप्शन राइट होगा, 15 अगस्त 1982 को। देखिए 15 अगस्त 1982 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण का सीधा प्रसारण किया था। इसी दिन भारत में रंगीन टेलीविजन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद इसके अलावा इस दिन दिल्ली एशियाई खेलों का भी रंगीन प्रसारण किया गया था। 48वां प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये संस्था है और इसकी स्थापना की गई है 1948 में। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को की गई है। इसका उद्देश्य संसार के लोगों को स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा रखना है। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और इथोपिया के डॉक्टर टेड्रोस एडोनॉम गैब्रियस विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक नए महानिदेशक निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, ये 2024 का डाटा है। 49वां प्रश्न, पटोला बुनाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। 49 में आपका सी ऑप्शन राइट होगा, गुजरात। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पटोला बुनाई की साड़ी और ये कपड़ा, ठीक है, पटोला अनुष्ठान संबंधी विरासती कपड़ा है। गुजरात भारत के 18वीं सदी के अंत या 19वीं सदी के प्रारंभ में पाटन में पटोला बुनने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक करघा पाटन यानी कि पटोलू, ये बढ़िया विरासत संबंधता सुमात्रा को निर्यात के लिए बुनी गई है। ठीक है, जहां गुजराती पटोला ने स्थानीय एकत्र डिजाइनों को बहुत प्रभावित किया है। चलिए 50वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा लोकनृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? झोरा, विधि, सुईसुनी या रोप? प्रश्न संख्या 50 आपका डी ऑप्शन राइट होगा, रोप। देखिए रोप जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है और इसे राउफ जनजाति करती है। कश्मीर के लोग इसे डमहल भी कहते हैं। ठीक है, ये बसंत ऋतु की शुरुआत में किया जाने वाला नृत्य और ये कश्मीरी लोगों का एक अभिन्न अंग भी रहा है। गांव में इसे रूप और शहरों में रो के रूप में उच्चारित किया जाता है और इस तरह से ये डांस किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपसे कि आपको सेशन जरूर पसंद आएगा। पसंद आया तो इसको लाइक नहीं किया, लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आगे भी आपको ऐसी प्रैक्टिस हमेशा मिलते रहेंगे।